Hi everyone, hope you all are doing good. Today we'll talk about preeclampsia. Preeclampsia एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 से ज़्यादा रहने लगता है और जो सीवियर कंडीशंस होती हैं, सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया होता है, उसमें ब्लड प्रेशर 160/110 से अधिक रहता है। और ये जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, ये 2 रीडिंग्स 4 से 6 घंटे के गैप में बढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी हम इसे प्रीएक्लेम्पशिया कहते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ-साथ में प्रोटीन भी यूरिन में आता है, जिसमें प्रोटीन यूरिया कहते हैं, बिकॉज़ किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो भी डैमेज हो जाते हैं और जो प्रोटीन यूरिन में निकलने लगता है, वो डिपस्टिक टेस्ट में जब टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो +2 से ज़्यादा रहता है। और जो थर्ड कंडीशन रहती है प्रीएक्लेम्पशिया में, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ब्रेन है, किडनीज हैं, लिवर हैं, ये भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, इनमें भी इंजरी हो जाती है। पूरे बॉडी के अंदर इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। So my passion is to empower all the mothers because knowledge is power. Now, what are the risk factors for preeclampsia? पहले preeclampsia की अगर हिस्ट्री रही हो प्रीवियस प्रेगनेंसीज में, उन केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वापस से preeclampsia हो जाए, या जो डायबिटीज़ मदर्स होती हैं या जिनमें हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, ऐसे केसेस में भी preeclampsia का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। जो ओबीस पेशेंट होते हैं जिनका वेट ज़्यादा रहता है, उसमें भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है और वो प्रेगनेंसीज जिसके अंदर बहुत अर्ली एज में जिनकी मैरिज हो जाती है, यानी 18 ईयर्स से पहले, उनमें भी रिस्क रहता है और जो 35 ईयर्स के बाद में प्रेगनेंसी होती है, उनमें भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। हमारे कंट्री में हम ये देखते हैं कि प्रीएक्लेम्पशिया बहुत ही कॉमन होता है। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनका ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल चलता है, लेकिन जब वो रेगुलर चेकअप्स के लिए आते हैं तो 5-6 महीने के बाद में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और सुपरविजन करने पर ये पता चलता है कि या तो ये ठीक हो रहा है और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर मेडिसिन और ट्रीटमेंट देने के बाद में भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है और यूरिन में भी प्रोटीन्स आने शुरू हो जाते हैं, तब ये कंडीशन थोड़ी सीवियर हो जाती है और इसे हम प्रीएक्लेम्पशिया कहते हैं, जिससे बेबी और मदर दोनों को ही डैमेज हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि ये प्रीएक्लेम्पशिया होता क्यों है, इसका रीज़न क्या होता है। इसके अंदर जब काफ़ी सारी इसमें थ्योरीज रहती हैं, काफ़ी सारी रिसर्चेस हुई हैं, बट जो मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो ये है कि जब प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है बेबी के इम्प्लांटेशन के बाद में, तो उसके अंदर जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं वो बहुत ही नैरो होती हैं, जिसकी वजह से बेबी को जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से बेबी भी बहुत ग्रोथ रिटार्डेड रहता है, वीक होता है और मदर के हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है बेबी तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए, जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर लेस ब्लड सप्लाई होने की वजह से इस्चीमिया हो जाता है और प्लेसेंटा कुछ टॉक्सिन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, वो डैमेज हो जाती है और उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से प्रोटीन्स यूरिन में निकलना स्टार्ट हो जाता है। प्रीएक्लेम्पशिया के लक्षण क्या होते हैं? इसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और यूरिन में प्रोटीन्स आने लगते हैं और जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता है, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है और ये जो स्वेलिंग होती है ये रेस्ट करने पर भी ठीक नहीं होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, उनको विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, उनका विजन भी धुंधला हो जाता है और जब ये पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जब चेकअप होता है, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्रीएक्लेम्पशिया है। प्रीएक्लेम्पशिया को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं?
इसको प्रिवेंट करने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी से ही आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट रेगुलरली लें। डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की एक छोटी सी टैबलेट होती है, वो आपको लेनी होती है रेगुलरली। आप अपने वेट को मॉनिटर करें। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर है या वेट है वो लेते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी होने के पहले से थोड़े ओबीज हैं, थोड़ा ओवरवेट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होने देना है। आप अपने जो डाइट चार्ट आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट लें और पानी भी एडिक्वेट मात्रा में लें, जो कि 8-10 ग्लास होता है वो लें। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में, वॉकिंग करनी होती है और आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप प्री एक्लेम्शिया से, हाई ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हाउ कैन बी मैनेज प्री एक्लेम्शिया? प्री एक्लेम्शिया को मैनेज करने के लिए रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोपहर में 2 घंटे और नाइट में 8 घंटे का रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इससे आपको बचना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और लेफ्ट साइड की करवट लेके आपको सोना चाहिए, क्योंकि बेबी को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहे। और आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जब जब आपको वो बुलाते हैं 7 डेज से या 10 डेज से, तब आपको जाना है और वहाँ जाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर होगा और बेबी की भी हार्ट बीट वगैरह और सोनोग्राफी चेकअप होती हैं, जिससे पता चलेगा कि बेबी की ग्रोथ सही हो रही है। इन सभी का अगर ध्यान रखा जाए तो हम प्री एक्लेम्शिया से काफ़ी हद तक मैनेज प्रॉपरली कर सकते हैं। एक्लेम्शिया के वार्निंग साइंस क्या हैं? प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट्स में सीवियर हेडेक रहता है, विजन भी ब्लर्ड हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है आंखों में, नोजिया वॉमिटिंग रहती है, हमेशा उल्टे जैसा फीलिंग रहती है पेशेंट्स को, चक्कर आते हैं, डिजीनेस रहती है उनको, हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है जो कि रेस्ट करने से भी ठीक नहीं होती है, अचानक से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सभी वार्निंग साइंस होते हैं जो कि प्री एक्लेम्शिया को इंडिकेट करते हैं। प्री एक्लेम्शिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहता है तो उन्हें फिट्स आ सकते हैं, जिसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं और आम भाषा में ताड़े आना कहते हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है मदर और बेबी दोनों के लिए। पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है और यूरिन आउटपुट अगर बहुत ज़्यादा कम होए तो पेशेंट यूरिन रीनल फेलियर में जा सकती है और प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। पेशेंट की जो आई साइट होती है वो बहुत कम हो जाती है, धुंधलापन हो जाता है, यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सेरिब्रल हेमरेज हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग होके, वो भी एक बहुत ही फेटल कंडीशन रहती है। लेबर के दौरान पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं और पीपीएच की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, इन्फेक्शन हो सकता है और डिलीवरी के बाद में भी पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं। ऐसे ही बेबी के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। बेबी की आईयूडी हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की डेथ हो सकती है, प्री टर्म भी बॉर्न हो सकता है बेबी, या फिर वो ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है बेबी। प्री एक्लेम्शिया के लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर अगर 24 वीक्स के बाद में डायस्टोलिक नॉच आती है तो वो प्री एक्लेम्शिया का इंडिकेटर होता है। और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो प्री एक्लेम्शिया की स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए एंड प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इन द स्क्रीनिंग फॉर प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया जैसी कंडीशन को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज अगर इसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो ये एक्लेम्शिया में जा सकता है, जिसमें पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं, ताड़ें आ सकती हैं और पेशेंट और बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसके लिए पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, एडिक्वेट रेस्ट एडवाइस किया जाता है
प्रोटीन और फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड डाइट एडवाइस की जाती है और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रेस्ट करने का पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। रेगुलरली चेकअप्स के लिए एडवाइस किया जाता है और एक सही वक्त पर बेबी को डिलीवर करवाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो एक्लेम्शिया की तरफ पेशेंट जा सकती है और बहुत ही सीवियर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। डिलीवरी के बाद में पेशेंट को मेथडजिन नहीं लगाया जाता है बिकॉज मेथडजिन इटसेल्फ कैन कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव्स दिए जाते हैं, साथ में सेडेटिव्स भी दिए जाते हैं और यूरिन आउटपुट भी मेजर किया जाता है बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन्स को देखा जाता है। आई एग्जामिनेशन करवाना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एंड टाइम टू टाइम फीटल असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी रहता है। टाइमली मैनेजमेंट किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है कि कब बेबी को डिलीवर किया जाए। इफ़ यू हैव प्री-एक्लेम्सिया, कैन यू कंटिन्यू टिल 9 months? Well, if you are a high-risk patient, obviously your doctor will call you more frequently. Doctor will try to terminate your pregnancy before 9 months. We can save you from the complications and we can save your baby also. Our main motto is a healthy mother and a healthy baby. So we try to deliver till the baby is mature enough, that is before 9 months. टर्मिनेशन इज एडवाइज। आर्टिफिशियल इंडक्शन किया जाता है, लेबर पेन्स इंड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि जेल है या टैबलेट्स हैं या इंजेक्शंस हैं। इनसे 9 months कंप्लीट होने के बाद में आपकी ईडीडी से पहले बेबी को डिलीवर करवाया जा सकता है और जो लेबर का जो प्रोसेस है उसको भी कट शॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए फॉरसेप्स लगाया जा सकता है या वेंट्यूल्स लगाया जा सकता है। समटाइम्स सीजेरियन सेक्शन भी किया जा सकता है बिकॉज लेबर पेन होता है पेशेंट को, तो वो प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है और पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं। इस वजह से जो लेबर का प्रोसेस है उसको कट शॉर्ट किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपको इतना तो पता चला ही होगा कि प्री-एक्लेम्सिया इज अ डेंजरस कंडीशन विच हैज़ टू बी ट्रीटेड विद ड्यू केयर एंड कॉशन। अगर आपको प्री-एक्लेम्सिया है तो आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेने हैं जो आपके डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, टाइम टू टाइम चेकअप करवाना है, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करना है, जितना हो सके एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। Proper diet will help you in combating the problem. If you like this video, do like, share and subscribe my channel and comment your doubts in the comment box. And till then, stay healthy and stay fit.